हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीए सेकेंड ईयर। और बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श बच्चों, आपका बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर है, फोर्थ कंपलसरी पेपर है बच्चों। तो इसमें हमने ऑब्जर्वेशन टेक्निक की इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है बच्चों। तो आज की क्लास में उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक जिसको कि हम निरीक्षण प्रविधि कहते हैं। इसी टेक्निक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि निरीक्षण प्रविधि के कौन कौन से गुण होते हैं तथा कौन कौन से लाभ भी कह सकते हैं आप कि कौन कौन से लाभ होते हैं या कौन कौन से इसके गुण होते हैं। निरीक्षण प्रविधि मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। निरीक्षण प्रविधि को हम अवलोकन प्रविधि भी कहते हैं, निरीक्षण प्रविधि को हम प्रेक्षण प्रविधि भी कहते हैं। और यह वाणी तथा कानों की अपेक्षा यह दृष्टि पर अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। दृष्टि का उपयोग निरीक्षणकर्ता के द्वारा अत्यधिक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर निरीक्षणकर्ता कभी कभी वाणी और कानों का भी प्रयोग करता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि निरीक्षण प्रविधि जो कि निर्देशन के अंतर्गत आती है। निर्देशन करता जो निर्देशन दाता है, जो निर्देशन प्रदान करता है, जो निर्देशन करता होता है, वह किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी से संबंधित उसकी समस्याओं को जानकर उसकी समस्याओं के समाधान करने में उसकी सहायता करता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? इसके लिए उसे उस व्यक्ति से संबंधित, उस विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, सारे तथ्यों का संकलन करना पड़ता है, सारी सूचनाओं का संकलन करना पड़ता है। तो इसके लिए वह विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करता है। उन्हीं में से एक हमारा बच्चों क्या है? निरीक्षण प्रविधि। तो निरीक्षण प्रविधि तो हम जान ही गए थे कि निरीक्षण प्रविधि का मतलब है अवलोकन करना। मतलब चाहे वो समूह में अंदर समूह के सदस्य बन करके और चाहे समूह के बाहर रह करके, कुल मिलाकर के किसी भी समूह के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करना या किसी भी घटना का अध्ययन करना इसका कार्य है। तो आज हम जानेंगे बच्चों कि निरीक्षण प्रविधि के कौन कौन से गुण होते हैं, या आप कह सकते हैं कौन कौन से लाभ होते हैं, या क्या क्या महत्व इसके होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि वास्तविक स्वाभाविक परिवेश में अध्ययन। देखिए, जो निरीक्षण प्रविधि है बच्चों, तो एक निरीक्षण प्रविधि ही ऐसी प्रविधि है और कोई भी दूसरी प्रविधि ऐसी नहीं है जिसमें कि हम वास्तविक और स्वाभाविक परिवेश में रह करके उसका अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम खुद को सहभागी बना करके उस समूह के व्यवहार प्रतिमानों का, उस समूह के सदस्यों की समस्याओं का, उनके व्यवहार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और स्वाभाविक रूप से करते हैं। ये केवल निरीक्षण प्रविधि में ही संभव है और किसी प्रविधि में संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट है बच्चों आनुभाविक अध्ययन। आनुभाविक अध्ययन, जैसा कि हम जानते हैं कि निरीक्षण प्रविधि जो है वो ज्ञानेंद्रियों के व्यवस्थित प्रयोग से संबंधित है। इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अवलोकन, मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रविधि को हम अवलोकन प्रविधि भी कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि निरीक्षणकर्ता अपनी नेत्रों, अपनी आंखों का प्रयोग अत्यधिक करता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल ज्ञानेंद्रियों में वह केवल आंखों का ही प्रयोग करता है, केवल नेत्रों का ही प्रयोग करता है। जरूरत पड़ने पर वह अपनी वाणी का भी कभी कभी प्रयोग करता है और जरूरत पड़ने पर वह कभी कभी कानों का भी प्रयोग करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बताएं तो निरीक्षण प्रविधि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों प्रत्यक्ष अध्ययन। प्रत्यक्ष अध्ययन मैंने अभी आपको बताया कि निरीक्षणकर्ता
जब सहभागी निरीक्षण करता है, अभी मैं आपको इसके प्रकार बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि असहभागी निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण, अर्ध सहभागी निरीक्षण क्या होते हैं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सहभागी मतलब खुद को उस समूह में शामिल करके जब वह उस समूह के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है, उस समूह के समस्याओं का अध्ययन करता है, तो खुद उस समूह में शामिल हो जाता है, सहभागी बन जाता है। तो मान लीजिए आप किसी समूह का अध्ययन कर रहे हैं और उस समूह में खुद भी एक मेंबर बन जाते हैं, तो बहुत आपके लिए आसान हो जाता है बच्चों कि प्रत्यक्ष रूप से आप सभी व्यक्तियों का, जो भी समूह में सम्मिलित है, उन सभी व्यक्तियों का आप प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, और ये केवल निरीक्षण प्रविधि में ही संभव है। नेक्स्ट है बच्चों अपरिचित भाषा भाषी लोगों का अध्ययन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि निरीक्षण प्रविधि में अत्यधिक किसका प्रयोग होता है, अब तो आप जान गए होंगे कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा वह नेत्रों का प्रयोग करता है। मतलब अपनी अवलोकन से वह समूह के सदस्यों को या फिर किसी भी घटना को या व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन जब वो करता है, तो उसके लिए जब वो निरीक्षण करता है तो बच्चों वह अपनी आंखों का प्रयोग अत्यधिक करता है। वाणी और कानों का प्रयोग करता है, लेकिन कभी जब आवश्यकता पड़ती है तभी करता है, लेकिन नेत्रों का प्रयोग तो उसे करना ही पड़ता है। उसे चारों तरफ का घटना का, व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है, और इसीलिए चूंकि इसमें ना तो वाणी का अधिक काम है, ना ही कानों का अधिक काम है, केवल नेत्रों का काम है, अवलोकन करना है, प्रेक्षण करना है। तो इसमें कोई भी समूह के सदस्यों में जितने भी मेंबर शामिल है, वो चाहे किसी भी भाषा से संबंधित हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कहीं के भी हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उनका अध्ययन करना निरीक्षण प्रविधि में बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। फिर है बच्चों विश्वसनीयता, जो कि निरीक्षणकर्ता खुद प्रत्यक्ष रूप से खुद अपना भी पार्टिसिपेट करके वह समूह के सदस्यों का अध्ययन करता है, समूह के सदस्यों की समस्याओं का अध्ययन करता है, उसके व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है। तो उसमें चूंकि खुद शामिल हो जाता है, चूंकि वह प्रत्यक्ष रूप से उसका अध्ययन करता है, तो इसलिए उसमें विश्वसनीयता और वैधता अत्यधिक होती है, क्योंकि उसने सामने जाकर के खुद घटना का अध्ययन किया ना, खुद घटना को देखा, उसकी उसमें शामिल हुआ, उस समूह में शामिल हुआ, तो उसने डायरेक्ट अपनी आंखों से सभी के व्यवहार को ऑब्जर्व किया। तो जब हम खुद अपनी आंखों से कोई चीज देख लेते हैं बच्चों, तो वो ज्यादा विश्वसनीय होता है किसी के कहे हुए से की अपेक्षा। मान लीजिए किसी घटना को हम देखते हैं, तो डायरेक्ट अपनी आंखों से हम अगर अवलोकन करते हैं, तो उसमें तो बेटा कोई असत्यता की तो बात ही नहीं होती है, सारी चीजें सत्य नहीं होंगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं जस्मदीद गवाह हूँ। ठीक है ना, कहते हैं ना। लेकिन सुनी सुनाई बात पर क्या होता है कि कुछ हुआ, कुछ बढ़ा चढ़ा के किसी ने बताया, कुछ दूसरी तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया, तो वो हमारे तक जब बात आती है तो तोड़ मड़ोड़ करके वो चीजें आती है, वो सारी जानकारियां आती है, जिससे कि जो परिणाम निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों, अध्ययन का जो निष्कर्ष निकलता है वो परिशुद्ध नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें विश्वसनीयता अधिक होती है निरीक्षण प्रविधि में। फिर है भविष्य कथन में सक्षम। देखिए बच्चों, चूंकि इसके द्वारा किया गया अध्ययन और इसके द्वारा निरीक्षण करने के बाद जो भी सूचनाएं और तथ्य जो भी एकत्रित किए जाते हैं, जो भी संकलित किए जाते हैं, तो वो बहुत विश्वसनीय होते हैं और बहुत वैध होते हैं, क्योंकि इसमें निरीक्षणकर्ता क्या करता है, खुद सहभागी रह करके सभी के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है, घटना का अध्ययन करता है। तो इसलिए चूंकि प्रत्यक्ष रूप से वो सामने शामिल होता है बच्चों, तो इसलिए जो भी सूचनाएं वो प्राप्त करता है, जो भी तथ्य वो प्राप्त करता है, जो भी डाटा वो प्राप्त करता है, वो काफी विश्वसनीय और वैध होते हैं। जो कि वैध और विश्वसनीय डाटा प्राप्त करता है, सूचनाएं विश्वसनीय और वैध होती है, इसलिए उसमें भविष्य कथन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रविधि के द्वारा भविष्य कथन बहुत सही भविष्य कथन किया जा सकता है। फिर है बच्चों सरल विधि। ये बच्चों
बहुत सरल विधि है। इसमें इस प्रविधि का प्रयोग करने के लिए किसी विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य प्रविधियों में विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा इस प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये बहुत सरल प्रविधि है, इसमें कोई भी निरीक्षण कर सकता है। फिर है बच्चों व्यापक अध्ययन। देखिए इसमें व्यापक अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें छोटे समूह भी लिए जा सकते हैं, इसमें बड़े समूह भी लिए जा सकते हैं, और बहुत दूर तक जो फैले हुए सदस्य हैं, मान लीजिए बहुत दूर तक कोई समूह फैला हुआ है, समूह के सदस्य फैले हुए हैं, उनका भी अध्ययन करना बहुत आसान है। तो चाहे छोटा समूह हो चाहे बड़ा समूह हो, उनके व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनसे सूचना एकत्रित करना बहुत आसान होता है। फिर है बच्चों विभिन्न प्रकार के प्रयोज्यों के अध्ययन में उपयोगी। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोज्यों के अध्ययन में उपयोगी होता है। न केवल यह व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन और घटना का अध्ययन करता है, बल्कि यह पशु पक्षियों की से संबंधित भी समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये अगर हम कहें कि ये विभिन्न प्रकार के प्रयोज्यों के लिए उपयोगी है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। फिर गहन अध्ययन, चूंकि निरीक्षणकर्ता खुद शामिल होकर के सहभागिता को दर्ज करते हुए अपना खुद उस ग्रुप में शामिल होकर के सारी सूचना को प्राप्त करता है, सारे तथ्यों को प्राप्त करता है, व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करता है, उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है और घटना की जानकारी लेता है। इसलिए बच्चों इसमें बहुत गहन अध्ययन वो कर सकता है। ठीक है। फिर सत्यापन की संभावना। इस अध्ययन में जो भी तथ्य और डाटा प्राप्त किए जाते हैं उसका दोबारा से सत्यापन करना बहुत आसान है, क्योंकि जो निरीक्षण करता है वो सारे व्यवहारों को जितने भी समूह के सदस्यों के व्यवहार हैं उसको सभी को अपने उपकरण के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूर्व नियोजित ढंग से व्यवस्थित ढंग से वह उपकरणों का प्रयोग करता है। तो उन उपकरणों के प्रयोग से वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। जब रिकॉर्ड कर लेता है तो कहीं पर भी अगर वो आगे जब रिपोर्ट तैयार करता है तो रिपोर्ट करने में अगर कोई चीज उसके दिमाग से विस्मृत होती है बच्चों, तो वो रिकॉर्डिंग फिर से सुन करके उसको पुनः सही कर सकता है, पुनः उसका सत्यापन कर सकता है। फिर है बच्चों परिकल्पना निर्माण में सहायक। निरीक्षण प्रविधि ऐसी प्रविधि है जिसमें कि परिकल्पना बनाया जा सकता है। यह परिकल्पना बनाने में ये बहुत सहायक होता है, और निरीक्षण प्रविधि को अपनाते हुए जब निरीक्षण करते समय खुद स्वयं इतना सक्षम हो जाता है कि वह नवीन परिकल्पनाओं का निर्माण स्वयं करने के लिए सक्षम हो जाता है। ठीक है ना। तो कोई भी परिकल्पना का निर्माण निरीक्षणकर्ता कर सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में आपने जाना कि निरीक्षण प्रविधि के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों निरीक्षण प्रविधि की हानियां बताऊंगी कि कौन कौन सी हानियां हैं, कौन कौन सी उसमें दोष है, कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हानियां बताऊंगी। थैंक यू।